हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी अब्रूप्शियो प्लासेंटा के बारे में। ठीक है, देखेंगे कि क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसकी इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, इसकी क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेशन, सब कुछ। एंड ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस सिंगल पेज में। ठीक है, तो हम प्रोवाइड करते हैं आपको सिंगल पेज नोट्स, ताकि आप जब एग्ज़ाम में रिविजन करो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने ये अब्रूप्शियो प्लासेंटा इससे पहले कहाँ पढ़ा था, जब हम बात कर रहे थे एपीएच की, दैट इज आपकी एंटी पार्टम हैमरेज बात कर रहे थे, तो उसके जो प्लासेंटल कॉजेज थे, ठीक है, तो उसमें से एक तो था आपका प्लासेंटा प्रीविया, जो कि हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपका सेकेंड कॉज जो उसका था, दैट इज आपका अब्रूप्शियो प्लासेंटा। ठीक है, तो इसी को देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यार प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार ज़रूर से, एक सेकंड भी नहीं लगता प्लीज़। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसका पहले। अब्रूप्शियो प्लासेंटा रेफर्स टू द पार्शियल और कंप्लीट डिटैचमेंट ऑफ द प्लासेंटा फ्रॉम इट्स इम्प्लांटेशन साइट, ठीक है, इन द यूट्रस आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एंड बिफोर द डिलीवरी ऑफ द फीटस। अब इसको इजीली देखिए तो क्या हो रहा है, इसका मतलब कि जो प्लासेंटा है वो क्या हो रहा है, डिटैच हो जा रहा है। कहाँ से डिटैच हो जा रहा है, आपके जहाँ पे वो इम्प्लांट हुआ था यूट्रस में, वहाँ से डिटैच हो जा रहा है। ठीक है, पार्शियली या कंप्लीटली। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका अब्रूप्शियो प्लासेंटा। जो इससे पहले हमने पढ़ा था प्लासेंटा प्रीविया, उसमें क्या हो रहा था कि आपका प्लासेंटा काफ़ी लोअर पोल ऑफ यूट्रस में सिचुएटेड था, जो कि आपके जो इंटरनल ओस है उसको कवर कर रहा था। ठीक है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर से चेकआउट कर लेना, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर इसमें क्या हो रहा है कि जो प्लासेंटा है वो अपने लोकेशन पे तो है, प्रॉपर लोकेशन पे है, लेकिन वो डिटैच हो जा रहा है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोनों में। एंड इसका अकरेंस देखें तो इट अकर्स इन 1 in 200 डिलीवरीज। टाइप्स की बात करें तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं, कंसील्ड अब्रप्शन, रिवील्ड अब्रप्शन एंड मिक्स अब्रप्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कंसील्ड अब्रप्शन। अब आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, कंसील्ड का मतलब ही होता है कि वो कंसील हो रखा है, मतलब वो बंद हो रखा है, आपकी बीच में ब्लीडिंग हो रही है एंड दोनों साइड से जो प्लासेंटा है वो अटैच्ड है अभी भी, लेकिन जो सेंटर पोर्शन है वो डिटैच हो रखा है। तो इसमें क्या होता है, द ब्लीडिंग इज ट्रैप्ड बिहाइंड द प्लासेंटा विद नो विजिबल वेजाइनल ब्लीडिंग। क्योंकि अब इसमें जो ब्लड है वो बीच में ट्रैप हो गया है प्लासेंटा के, क्योंकि एजेस से वो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है, उसका सेंट्रल पोर्शन है, वो डिटैच हो गया है। तो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्लीडिंग है वो आपकी वेजाइनली नहीं आ पा रही है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, कंसील्ड अब्रप्शन। नेक्स्ट आपका रिवील्ड अब्रप्शन। इसमें क्या होता है कि द वेजाइनल ब्लीडिंग इज एविडेंट एज ब्लड एस्केप थ्रू द सर्विक्स। क्यों होगा ऐसा, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है कि जो एजेस हैं, एजेस ऑफ द प्लासेंटा, वो वहाँ से डिटैच हो गया है, तो ब्लीडिंग जो भी हो रही है वो आराम से बाहर की तरफ आ जा रहा है। ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट आपका मिक्स्ड अब्रप्शन। अब इसमें क्या होता है, इस केस में आपको दोनों चीज़ मिल सकती है। जो प्लासेंटा है वो कुछ पोर्शन में कंसील्ड होगा, ठीक है, एंड कुछ पोर्शन से वो डिटैच हो गया होगा। तो इसमें आपको दोनों चीज़ दिख सकती है, कंसील्ड भी मतलब कहीं पे ट्रैप्ड भी हो रखा है ब्लड, और कहीं से निकल भी रहा है ब्लड। तो ये हो गया मिक्स्ड वाला, ब्लीडिंग में और मे नॉट बी प्रेजेंट। तो ये तो हो गए 3 टाइप्स इसके। अब बात करें इसके एटियोलॉजी की कि ये किससे हो सकता है, किसके रिस्क फैक्टर्स हैं ये। तो आपके जिसको हाइपरटेंशन है या ट्रॉमा है, स्मोकिंग, प्रीवियस हिस्ट्री है इस चीज़ की तो हो सकता है। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, शॉर्ट कॉर्ड की वजह से हो सकता है, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड शॉर्ट है, ठीक है, एंड बेबी की मूवमेंट की वजह से हल्का फुल्का वो एक टेंशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, आपके कॉर्ड को। एंड कॉर्ड से वो टेंशन कहाँ आएगा, आपके प्लासेंटा पे आएगा, तो आपका प्लासेंटा वहाँ से निकल सकता है। ठीक है, तो सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन से, ठीक है, अगर ये केस, ये वाला केस कब होगा, सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन, अगर आप समझो जब ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है, एक बेबी निकल गया, एक बेबी के निकलने से जो यूट्रस का साइज़ है वो रिड्यूस होगा। अब अगर रिड्यूस होगा तो तुरंत क्या होगा कि जो प्लासेंटा है, अब जैसे समझो ये एक बड़ा सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे प्लासेंटा चिपका है, अगर ये तुरंत ऐसा छोटा हो जाता है, देखो ये पहले तो पूरा चिपका हुआ है, अगर यूट्रस का साइज़ तुरंत छोटा हो जाता है, तब ये इसका जो मिडल पोर्शन है प्लासेंटा का और यूट्रस का, वो कैसा हो गया, हॉलो बन गया, मतलब वहाँ पे एक जगह हॉलो स्पेस बन गई है। समझ गए ना कि वहाँ से डिटैच हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये कब होगा, सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन की वजह से होगा। अगर एबनॉर्मल यूट्रस है, जो कि हमने वीडियोस देखी हैं उसके सेप्टेट अलग अलग टाइप्स की थी ना, तो आप वो देख सकते हैं। एबनॉर्मल प्लासेंटा की वजह से हो सकता है,
या टॉर्शन ऑफ द यूट्रस की वजह से भी ये हो सकता है, एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका अब्रूशियो प्लासेंटा हो सकता है। क्लियर? तो ये बात होगी इसकी एटियोलॉजी की। बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो हम क्या क्या देखते हैं इसमें कि कैसे होता है ये रप्चर ऑफ द मैटरनल वेसल्स इन द डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, पहले क्या हुआ, वेसल्स आपके रप्चर्स हुए बीच में से, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जैसे ही रप्चर्स हुए तो क्या हुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड लीड्स टू प्लासेंटल डिटैचमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि रेड्यूस्ड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई टू द फीटस, क्योंकि ब्लड तो सारा जमा हो रहा है। ठीक है, वो प्लासेंटा के थ्रू जा ही नहीं पा रहा है ना, प्लासेंटा और आपके यूट्रस वॉल के बीच में वो एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लड। तो उसके बाद फिर रेड्यूस ऑक्सीजन ये तो हो गई, फिर उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन कैस्केड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ DIC, दैट इज आपका डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन। अब वहाँ पे क्या हुआ, जो ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है उसमें कोगुलेशन होगा, कोगुलेशन की वजह से क्या हो सकता है, एक जो सीरियस रिस्क है ऑफ DIC ये हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आसपास में जितनी भी वेसल्स होंगी, आर्टरीज होंगी, उनमें कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड आपके वहाँ पे क्योंकि कोगुलेटिंग फैक्टर्स इतने सारे यूज़ हो जाते हैं कि कहीं और कोई अदर साइड ऑफ द जो बॉडी है वहाँ पे कोगुलेशन फैक्टर्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर उस वाले रीजन में ब्लीडिंग होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ में वहाँ पे कट लग गया, अब क्या हुआ, क्योंकि ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो गई है, क्योंकि सब तो क्लॉट होना स्टार्ट हो गया है यूट्रस के वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी होती रहेगी। ठीक है, सो ये आपका किसका सिनेरियो है, आपका DIC की वजह से। तो ये पूरा पैथोफिजियोलॉजी हो गई इसकी, समझ गए? देखो ज़्यादा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, बस इजी है, आराम से सुन लो, समझ आता रहेगा आपको, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल फीचर्स। अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या है, आपको डार्क रेड ब्लड दिखाई देगा, ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, एब्डोमिनल पेन दिखाई देगा विच कैन बी सडन, सीवियर एंड कंटिन्यूस। यूट्राइन टेंडरनेस कैसा होगा, आपका रिजिड एंड ब्रॉड होगा, एंड फीटल डिस्ट्रेस तो हो गई क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपरली हो नहीं पा रही है, तो उसमें एब्नॉर्मल फीटल हार्ट रेट्स आपको मिलेंगे, रिड्यूस्ड मूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, एंड मैटरनल साइंस में आपको क्या दिखाई देगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक पे मदर जा सकती है, एंड कोगुलोपैथी। ठीक है, तो ये आपके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। इसका हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो अगर वो रिवील्ड वाला अब्रप्शन हुआ, ठीक है, तो आपको तो तुरंत पता चल जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग आपको दिख रही है, लेकिन जो कंसील्ड अब्रप्शन है इसमें तो ब्लीडिंग दिखती भी नहीं है, तो ये कैसे पता लगाएंगे, इट कैन बी डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ आपका अल्ट्रासाउंड। हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन तो करना ही है, अल्ट्रासाउंड भी करना है, एंड आपका जो लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करेंगे, CBC देखेंगे कि एनीमिया है क्या नहीं, कोगुलेशन प्रोफाइल दैट इज़ आपके DIC मार्कर्स आपको चेक करने हैं, एंड फाइनली आपको कार्डियो टैकोग्राफी भी करना है। ठीक है, ताकि आप फीटल डिस्ट्रेस और जो फीटल ब्रेडिकार्डिया में तो नहीं जा रहा है, तो वो सब चेक करने के लिए आप ये सब डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप किस किस के बना सकते हैं, प्लासेंटा प्रीविया जो आपने पीछे वीडियो में बात की थी, एंड यूट्राइन रप्चर। ठीक है, अगर कोई रप्चर होता है तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग होगी, तो आप इससे भी कंफ्यूज हो सकते हो, एंड वासा प्रीविया। ठीक है, तो ये सब तीनों आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसके बन सकते हैं। बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस मैटरनल में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, आपके हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, DIC दैट इज़ आपका डिसेमिनेटेड इंटरवैस्कुलर कोगुलेशन, PPH पोस्टपार्टम हैमरेज, रीनल फेलियर, तो ये सब आपके मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एंड अगर फीटल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरा सर्कुलेशन आपको पूरा ब्लड नहीं मिल रहा, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे, एंड प्री मैच्योरिटी हो सकती है बेबी में। तो ये हो गया आपके कॉम्प्लिकेशंस। लास्ट है इसमें आपका मैनेजमेंट वाला पोर्शन। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको करना है स्टेबलाइजेशन एंड मॉनिटरिंग करनी है, तो उसके लिए आपको इमीडिएटली IV फ्लूइड रेस्टिट्यूशन करना है एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज नीडेड। ठीक है, देन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ मैटरनल वाइटल्स एंड फीटल वेलबींग, सिंपल। ठीक है, तो ये सब लॉजिकल है एकदम। अब आप सिचुएशन को जब एनालाइज करेंगे तो आप क्या नेचुरली क्या करेंगे, वही सब है मैनेजमेंट, इसलिए इसको इतना स्ट्रेस देके याद नहीं करना होता है कि मैनेज कैसे करेंगे क्या करेंगे। अब खुद सोचो, ब्लड लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, ब्लड वापस से इन्फ्यूज़ करेंगे, तो वही सब तो लिखा है। एंड बेबी को भी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो वेजाइनल डिलीवरी फॉर लिमिटेड अब्रप्शन। ठीक है, अगर थोड़ा सा ही लिमिटेड है तो उसमें वेजाइनल डिलीवरी प्रेफर करेंगे। रीअश्योरिंग FHR दैट इज़ आपका फीटल हार्ट रेट, और डेड फीटस की कंडीशन में भी हम वेजाइनल डिलीवरी करते हैं। एंड सिजेरियन डिलीवरी फॉर सीवियर अब्रप्शन विद अ लाइव फीटस,
कि आपको लग रहा है कि सीवियर अब्रप्शन हो रहा है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है एंड बेबी अभी भी लाइव है, ठीक है, बेबी अभी भी जिंदा है, तो आपको फटाफट सीजरियन डिलीवरी के लिए जाना है। क्लियर। देन आपका एम्नियोटॉमी एंड लेबर इंडक्शन भी करना है, दैट इज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स टू इनिशिएट लेबर एंड रिड्यूस्ड ब्लीडिंग करनी है, ताकि फटाफट बेबी को हम बाहर निकाल सकें एंड सिचुएशन को हैंडल कर सकें। यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन, जैसे हमें पता ही है, दैट इज एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीटोसिन टू इनहांस यूट्राइन टोन एंड मिनिमाइज पीपीएच, ठीक है, क्योंकि जो ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूसली उसको हमको रोकना है। कैसे रोकेंगे? जब यूट्रस वापस अपनी प्रॉपर पुराने शेप में आएगा। याद है ना, हमने जब पीपीएच पढ़ा था, हमने उसको बैलून के हेल्प से हमें समझा था कॉन्सेप्ट को, कि कैसे जैसे ही अपना यूट्रस अपने ओरिजिनल शेप में आएगा ब्लीडिंग अपने आप ही रुक जाएगी। ठीक है, अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से चेकआउट कर लो यार। पीपीएच है, एपीएच है, सारा वीडियोस आपको कंटेंट पिछले जो सीरीज़ चल रही है हमारी उसमें मिल जाएगा। सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट है आपकी, आप ज़रूर से वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज़ यार जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड फाइनली आपका यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी जो बेबी है उसके हमें उसको इमीडिएटली बाहर निकालना है, तो ऑफकोर्स वो प्रीमैच्योर होगा बेबी, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसके लंग्स प्रॉपरली फंक्शनिंग हो, ताकि क्योंकि वो अब उसको जब बेबी बाहर आएगा तो ऑफकोर्स उसको ब्रीथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए बेबी के लंग्स की मैच्योरिटी के लिए हम उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कराते हैं, ठीक है, मदर में, एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन इन केस ऑफ अर्ली डिलीवरी, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका एक फटाफट वाली वीडियो में कंप्लीट अब्रियोशियो प्लासेंटा। क्लियर। अब देखो कोई डाउट है उधर नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड बाकी तो हो गया इस टॉपिक में। ये नोट्स आपको जो भी हैं सिंगल पेज नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज़रूर से चेकआउट कर लेना, आराम से उसे डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बस इतना ही। तो वीडियो कैसे लगी यार? अगर आपको वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी यार, तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो प्लीज़ शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है। कुछ करो ना करो, प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।